अब पप्पू यादव पर हम लोग बोलेंगे, अरे पप्पू यादव इतने बड़े नेता हैं कि उन पर हम लोग प्रतिक्रिया देंगे? पप्पू यादव का कोई मतलब है? इसलिए कहाँ से ये सब सवाल लाते हैं पप्पू यादव? अबे जो अपना काम करना है वो करते रहे पप्पू यादव जी। हर आदमी को मैं बोला ना कि बिहार में जिन किसी को भी अपनी खबरें छपवानी हो, मीडिया में दिखाई देना हो, तो एक ही नाम है, एक ही जाप है, वो है लालू प्रसाद यादव जी को जाप कीजिए, उनको गाली दीजिए और अखबारों में और मीडिया में बने रहिए। हम भी उम्मीद करते हैं पप्पू यादव जी को राष्ट्रीय सलाहकार बना दे। और कांग्रेस में तो कोई विद्वान है नहीं पप्पू यादव जी सा। कांग्रेस में तो विद्वानों की कमी हो गई है। ये किसी मुद्दे पर बैठ के बात नहीं कर सकते। मैं चैलेंज देना चाहता हूँ, किसी मुद्दे पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, पढ़ाई पर, दवाई पर, कमाई पर कभी बात करें। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, पप्पू यादव के बयान के बाद बिहार की सियासत गरमाई है। पप्पू यादव ने आरजेडी को लखेड़ा बता दिया है। वहीं दूसरे तरफ बीते दिनों महागठबंधन इंडिया ब्लॉक की बड़ी बैठक बुलाई गई थी। कई बड़े फैसले लिए गए हैं, सीटों पर भी मंथन। वहीं मनीष वर्मा का बयान। देखिए, बिहार में शराबबंदी कानून लागू है और इस बयान के बाद एक बार फिर देखिए सवालों के घेरे में सुशासन की सरकार। हमारे साथ फ्रेम में आपको राजेश यादव दिख रहे होंगे। तेजस्वी यादव के बेहद ही करीबी हैं, राजद युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। राजेश यादव जी, आपकी पार्टी को पप्पू यादव ने लखेड़ा पार्टी बताया। देखिए, हमारी पार्टी सामाजिक न्याय की पार्टी है, नौजवानों की पार्टी है, किसानों की पार्टी है, इनके हकों को, अधिकारों की लड़ने वाली पार्टी है। और बिहार में तो जानते हैं कि जिस किसी को भी अगर उनको अपनी खबर छपवानी है, मीडिया के फेम में आना है, तो एक ही काम है, लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी को गाली देना है। और पप्पू यादव ऐसे लोगों के बातों को जवाब देना भी राष्ट्रीय जनता दल उचित नहीं समझता, क्योंकि इतने बड़े कद के नेता नहीं है जिनका कि जवाब दिया जा सके। उनका संघर्ष रहा है। देखिए, हर मुद्दों पर बेबाकी से निकलकर सामने आते हैं, बेबाकी से बातों को रखते नजर आते हैं। आप कह रहे हैं कि बड़े नेता नहीं है? देखिए, मैं ही ने बोला कि पप्पू यादव जिसे टाइप का नेता को जवाब देना हम लोग के लिए छोटा बात हो जाएगा, क्योंकि हम लोग किसी मुद्दे पर बात जवाब दे सकते हैं। बिहार के अर्थव्यवस्था पर बोल सकते हैं, बिहार के इकोनॉमिक्स पर बोलेंगे, शिक्षा पर बोलेंगे। अब पप्पू यादव पर हम लोग बोलेंगे, अरे पप्पू यादव इतने बड़े नेता हैं कि उन पर हम लोग प्रतिक्रिया देंगे? पप्पू यादव का कोई मतलब है? इसलिए कहाँ से ये सब सवाल लाते हैं पप्पू यादव? अबे जो अपना काम करना है वो करते रहे पप्पू यादव जी। हर आदमी को मैं बोला ना कि बिहार में जिन किसी को भी अपनी खबरें छपवानी हो, मीडिया में दिखाई देना हो, तो एक ही नाम है, एक ही जाप है, वो है लालू प्रसाद यादव जी को जाप कीजिए, उनको गाली दीजिए और अखबारों में और मीडिया में बने रहिए। आपको लगता है कि मीडिया में बने रहने के लिए पप्पू यादव इस तरीके का बयान दे रहे हैं? सिर्फ मीडिया में बने रहने के लिए, मीडिया बॉय बनने के लिए पप्पू यादव का यह बयान है, अन्यथा पप्पू यादव का कोई मतलब नहीं है। पप्पू यादव ने बीते दिनों बड़ी बैठक बुलाई थी। उस बैठक में पप्पू यादव ने कांग्रेस का हाथ मजबूत करने की तो बात कही, मगर उन्होंने कहा कि कांग्रेस को बिहार में 100 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए और खास तौर पर कोसी सीमांचल के जो क्षेत्र हैं उस पर तो अधिक संख्या में उम्मीदवारों को उतारना चाहिए कांग्रेस। हम उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस पार्टी पप्पू यादव को अपना राष्ट्रीय सलाहकार बनाएगी। हम भी उम्मीद करते हैं पप्पू यादव जी को राष्ट्रीय सलाहकार बना दे। और कांग्रेस में तो कोई विद्वान है नहीं पप्पू यादव जी सा। कांग्रेस में तो विद्वानों की कमी हो गई है। इनके जैसा सोचने वाला, इनके जैसा संघर्षशील आदमी कहाँ है? अब तो हमको लगता है कि इनको जल्द ही पूरे देश के राष्ट्रीय सलाहकार के रूप में कांग्रेस इनको नियुक्त करने वाली है। अच्छा, कि पप्पू जी हमको बताइएगा, बस आप ही के हिसाब से हम अपना काम करेंगे। तंज कस रहे हैं? हम तंज नहीं कस रहे हैं, पप्पू यादव के बड़ाई कर रहे हैं, बड़े नेता है ना भाई, बड़ाई कर रहे हैं। हाँ, कि अब हमको लगता है कि यहाँ कोई वहाँ न पढ़े लिखे लोग हैं, न इनके जैसा समझदार है, न बुद्धिमान है, न इनके जैसा काबिल है। तो हमको लगता है कि जल्द ही आपको एक खुशखबरी मिलेगी कि कांग्रेस पार्टी ने पप्पू यादव को अपना सलाहकार नियुक्त किया। इससे पहले तो आप बहुत बुराई कर रहे थे। किनके? हम तो इसीलिए बोल रहे हैं ना जिनको सलाहकार नियुक्त करेगी ना, वही पूछा कि मान न मान मैं तेरा मेहमान वाली बात है। मैं बोला कि ऐसे आदमी को कोई नोटिस देता है जी जिसका आप सवाल पूछ रहे हैं, इसीलिए तो हम बोल रहे हैं। अच्छा, जेडीयू के मनीष वर्मा ने, देखिए बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, ऐसे में उनका बयान, उन्होंने जो बातें कही कि भाई अफीम और इस तरह की जितने नशीले पदार्थ हैं अगर बॉर्डर से आते हैं तो
उसे ना कोई रोक सका है और ना रुक सकता नहीं, है। वो तो वही बात कह रहे हैं जो बात हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी लगातार सदन में कहे, सदन के बाहर बोल रहे हैं कि यहाँ जो पदाधिकारियों की पोस्टिंग होती है वो पैसे लेकर होती है। और मनीष वर्मा अंदर की अपनी पीड़ा बोल रहे हैं, क्योंकि अब मनीष वर्मा कभी कोई चलती नहीं है। देखिए, मनीष वर्मा जो सरकार के अंदर जो संघर्ष है, क्योंकि मनीष वर्मा हो, उमेश कुशवाहा, इन लोग का क्या मतलब है। अच्छा, वहाँ तो जेडीयू में 3 लोग हैं जिनकी चलती है। न तो वहाँ किसी पिछड़ा का बात होती है, न अति पिछड़ा की बात होती है। उस पूरे पार्टी पर कमांड और पूरे शासन पर कमांड किन लोगों का है? ललन सिंह है, संजय झा है, विजय चौधरी है। और यही बात जो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा कि वहाँ डीके टैक्स लगता है और बगैर टैक्स के जो है होती नहीं है, तो वही बात वो कह रहे हैं। तो आप लोग गुस्से में कर रहे हैं, नाराजगी में कर रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्टिव हैं या नहीं? मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, आपको तो मालूम है कि बेहद करीब आदमी है मनीष वर्मा जी, और वो शासन चलाए हैं, प्रशासन उनको मालूम है। तो उनको मालूम है कि सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं, यही लोग शराब के धंधा कराने वाले लोग हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि हम नहीं रोक सकते हैं। मतलब सरकार अगर चाह ले, अगर बैठे हुए चाह लें, तो शराब का एक चिट्ठी पास नहीं कर सकती है। और हमारे नेता ने बोले हैं, तेजस्वी जी बोले हैं, कल ही अति पिछड़ा समाज के मंच से उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार आएगी, हर गुनाह करने वाला जेल में होगा, गुनाहगार भी होगा और गुनाह को करवाने वाला भी जेल में होगा। गाड़ी पर जो प्रतिबंध लगा उसे हटाने की बात कर रहे हैं। नहीं, मैंने कल और भी बोले हैं बात कि जो भी बिहार में गुनाह करेगा उसको जेल जाना होगा, हमारे नेता ने बोला है। और मनीष वर्मा उसी बात को कह रहे हैं जो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा है कि अब मुख्यमंत्री का कोई इकबाल नहीं रह गया है, कोई शासन नहीं रह गया, खटारा शासन हो गया। खटारा शासन। जितनी बात हमारे नेताजी बोल रहे हैं उस बात की स्वीकृति मनीष वर्मा ने किया है कि उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्टिव नहीं है। नहीं, मुख्यमंत्री जी तो खुद बोल रहे हैं कि हम कुछ नहीं करते हैं, तो यही लोग करते हैं। मुख्यमंत्री जी तो खुद कह दिए कि पीएमसीएच का सौगात। देखिए, हम फिर बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी तो यही बोलते हैं ना। देखिए, एक बात और समझने की चीज़ है और बिहार के लोगों की समझने की चीज़ है कि जब आप कहते हैं कि हम इतना काम कर ही रहे हैं, तो बिहार का पर कैपिटा इनकम सबसे कमजोर क्यों है, सबसे निचले स्थान पर क्यों है? इसका मतलब बेरोजगारी क्यों है? आप उन्हीं क्षेत्रों में काम करते हैं जिसमें 30% कमीशन आता है। 30% कमीशन आता है। आप निर्माण के क्षेत्र में काम करते हैं जहाँ की कमी, इन्होंने कोई रोजगार का जहाँ उत्पादन हो, अवसर मिले, ऐसा कोई काम ही नहीं करते हैं कि बेरोजगारों को रोजगार मिले। और ये लोग पीछे चलने वाले लोग हैं। मेट्रो दौड़ेगा राजधानी, मैं कहना मेट्रो से रोजगार मिलेगा। मैं फिर बोलता हूँ कि विकास की एक अलग प्रक्रिया है। 20 वर्षों में बिहार को लोगों ने बैठा दिया है, जहाँ से बिहार को हम लोग को खड़ा करने में कम से कम 5-7 साल लगेगा। 2025 में हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, बिहार की कमान उनके हाथ में आएगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी, तो हम लोग को 5-7 साल तो ठीक करने में लगेगा। यही बात तो नीतीश कुमार कहते रहे, एनडीए के नेता कहते रहे कि लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी जब शासनकाल में थी, आप लोगों ने बिहार को इतना पीछे ढकेल दिया कि सही ट्रैक में लाने में इतना वक्त लग गया। एक बात समझिए कि बातों से नहीं, कागज से बात होती है। आज बिहार जिस स्थिति में खड़ा है, और हम 2005 में जो बिहार उनको सौंपे थे, वो बिहार पिछड़ा हुआ बिहार नहीं था, वो बढ़ता हुआ बिहार था, विकासशील बिहार था, विकास करता हुआ बिहार था। तो कह रहे खटारा नहीं, मैं उनके कहने से नहीं, कागज देखे। हम लोग देखे फिर बोले कि वो लोग को जैसा नहीं, हम लोग कागज से बात करते हैं, जो लिखा हुआ है। आज बिहार पर कैपिटा सबसे नीचे है, लेकिन जिस दिन हम 2005 में दिए थे, बिहार जो है कई राज्यों से ऊपर था। हम कहते हैं कि अग्रणीय 10 जो राज्य थे, 5 राज्य थे, उनके बीच में था। हमको लगता है कि 8वां या 9वां स्थान पर था, लेकिन आज बिहार सबसे नीचे स्थान पर है। हम जो बिहार दिए थे वह अपराध मुक्त बिहार दिए थे, नवसंहार मुक्त बिहार दिए थे। हमको जो है बिहार में जब शासन मिला था तो हमको 3000 करोड़ रुपया का बिहार का पूंजी था, और हमने जब उनको बिहार सौंपा तो हमने इसको 24,000 करोड़ रुपया का रेवेन्यू करके भेजा था। ये बात आप समझिए, हमने इसको बढ़ाने का काम किया। बिहार में जो सामाजिक असमानता थी, जो छुआछूत था, भेदभाव था, एक दूसरे से लोग बैठना पसंद नहीं करते थे, इसको हमने ठीक करने का काम किया। क्योंकि जो हमको बिहार मिला था वह जलता हुआ बिहार मिला था, उगलता हुआ बिहार मिला था। यहाँ जातीय कितनी सेनाएं थी, एक दूसरे को लोग देखना नहीं पसंद करते थे, उसको हम लोगों ने ठीक किया। वहाँ लोगों को सम्मान नहीं मिलता था। आप दलितों के साथ कोई बैठ सकता था? आप चले जाइए स्कूलों में,
गांव में जो सामंती व्यवस्था थी, इसके चलते पूरे गांव का व्यवस्था चरमराया हुआ था। लालू जी ने आकर के इसको सबको ठीक करने का काम किया है और हमने इनको शांत बिहार, बढ़ता हुआ बिहार, चलता हुआ बिहार दिया था। और आज जो है 20 वर्षों में पिछड़ता हुआ बिहार, सबसे नीचे स्तर पर पहुंचा हुआ बिहार है। ये दोनों में अंतर है। और मैं ये बात इसलिए नहीं कर रहा हूं कि उनके मूल्य, देखिए व्यक्ति के बोली में कोई बात नहीं होती है ना, उसके कागजात क्या है। आज बिहार सबसे पिछड़ा है, यह नीति आयोग बोलता है, लेकिन 2005 का आप निकाल दे देखिए कि क्या बिहार सबसे नीचे था क्या 2005 में। इसलिए देखिए ये लोग को एक ही मालूम है कि लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी जी, राष्ट्रीय जनता दल को गाली दो, अपनी बात छिपाओ, ये किसी मुद्दे पर बैठ के बात नहीं कर सकते। मैं चैलेंज देना चाहता हूँ, किसी मुद्दे पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, पढ़ाई पर, दवाई पर, कमाई पर कभी बात करें, आजादी से लेके आज तक बात करें, कभी बात करने के लिए तैयार नहीं है। तैयार हैं बात हर मौके पर हम लोग तैयार हैं बात करने के लिए। देखिए हर मौके पर तैयार हैं, आइए और बात किया जाए, मगर बात डेटा पर होना चाहिए, बात कागजात पर होना चाहिए और प्रमाण के साथ होना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।